हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है। सेकंड चैप्टर में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में अब तक पढ़ा है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। पहले इसका नाम न्यूक्लिन था, बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। किसने कहा था न्यूक्लिक एसिड? इसको आल्टमैन ने कहा था। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में होता है नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, है ना, पेंटोस शुगर होती है, और क्या होते हैं? देखो, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शुगर के अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कल, फॉस्फेट के बारे में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट। ठीक, तो कल तक तो हमने पढ़ा था इतना, ठीक, इन सब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए है क्या चीज़, पहले उसको हम समझते हैं कि काम क्या करता है वो। देखो, डीएनए क्या है? आनुवंशिकता। हमने जो चैप्टर पढ़ा है आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, उसके अंतर्गत जितने हमने लक्षण पढ़े हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, माता पिता के जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं वो भैया डीएनए के द्वारा ही पहुंचते हैं। ठीक है, डीएनए के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं लक्षण। और डीएनए हमारी प्रत्येक कोशिका में है। ठीक है, डीएनए हमारी प्रत्येक कोशिका में है और हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या ये आनुवंशिक वाहक है ना, आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ करते, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीरो से मैं 100 तक लेकर चलूँगा। आप धैर्य बनाए रखें, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सारा काम होगा, सारी चीज़ें होंगी, हर चीज़ समझ में आएगी, एकदम छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ समझ में आएगी। बस थोड़ा धैर्य के साथ मुझे सुनते रहें, समझते रहें और बाकायदा नोट्स आप डेली बनाते रहें। ठीक है, आप इतना करते रहिए। देखो, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दी है, जिनको ना पता हो इस चीज़ को याद कर लें वो। ठीक है, इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने देखा था। सही बात है कि फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। किसमें की थी? पस कोशिकाओं में, मवाद की कोशिकाओं में उन्होंने पहली बार डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड को देखा था। तो पहली बार डीएनए की खोज किसने की थी भाई? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। आप अगर आपसे विकल्प में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने की, तो आप बताएंगे आंखें बंद करके फ्रेडरिक मिक्सचर। ठीक है, आपसे सोते हुए पूछा कि डीएनए की खोज किसने की है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि फ्रेडरिक मिक्सचर। ठीक है, आप पढ़ाई को इस तरह से पढ़िए। देखिए, डीएनए, ये जो शब्द दिया ना डीएनए, तो बंधुवर ध्यान से सुने, ये जो डीएनए जो नाम दिया है ये कितने दिया था? पहली बार ये दिया था जैकारिस ने। ठीक है, किस बंधु ने दिया था? जैकारिस ने। अब डीएनए में पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजन क्षारक, एटीजीसी होता है। डीएनए में होता क्या क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में पेंटोस शुगर होती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि पेंटोस शुगर होती है उसमें, लेकिन पेंटोस शुगर कौन सी वाली होती है? कौन सी पेंटोस शुगर होती है? तो भैया होती है डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। हमने पढ़ा ना पेंटोस शुगर दो प्रकार की उसमें न्यूक्लियोटाइड में, यानी है ना, तो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर दो प्रकार की पड़ी थी, एक तो राइबोस वाली पड़ी थी और एक डीऑक्सीराइबोस वाली पड़ी थी। तो राइबोस शुगर तो आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोस शुगर किस में होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है आपकी डीएनए में। ठीक है, तो डीएनए में पेंटोस शुगर कौन सी वाली? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेसिस, और इसके अलावा एटीजीसी होते हैं। एटीजीसी क्या है? यहाँ पर आपको शायद याद हो, अगर कल आपने प्यूरिन और प्रीमिडीन ध्यान से मेरे लेक्चर को सुना होगा, उसमें तो मैंने आपको बताया था कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, है ना, ये प्यूरिन और प्रीमिडीन है। प्रत्येक डीएनए अणु में ये दोनों चीज़ें आपकी, सॉरी, ये तीनों चीज़ें होंगी ही होंगी, है ना। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन। ठीक है, अगर आपकी ये समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरा लास्ट लेक्चर जो पिछले का लेक्चर है वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या है इसमें कि विल्किंस व फ्रैंकलिन ने
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए का अध्ययन किया। चलिए ठीक, बात सही है कि एक वैज्ञानिक थे विल्किंस और दूसरे वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। इन्होंने भाई एक पद्धति होती है, क्या कह सकते हैं, एक टेक्निक होती है, एक तकनीक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये क्या है, इससे किसी भी अणु की आणविक संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मान लो कोई अणु है तो अणु की 3D है ना, 3 डायमेंशन आपकी उसको देख सकते हैं, है ना, 3D डायग्राम, उसको आसानी से आप उसके 3D डायग्राम के थ्रू उसकी स्टडी आसानी से कर सकते हो। कोई भी अणु है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसमें होता क्या है कि अब उसमें कई तरह से कटाव होता है ना, 3D होती है, कई क्रिस्टल होते हैं, एक तरह से क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल पर जब एक्सरे फेंकी जाती है तो अब वो जगह जगह कटा होने की वजह से उसमें उसका विवर्तन हो जाता है ना, कई जगह फैल जाती हैं। तो उस टेक्निक के माध्यम से उसको कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसकी सहायता से उन्होंने डीएनए अणु पर भी ऐसा ही प्रयोग किया था, तो जिसकी वजह से उन्होंने डीएनए का एक बताया कि डीएनए कैसा कैसा होता है ना, डीएनए का स्टडी की थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 वैज्ञानिक और निकल के आते हैं, वो इनकी स्टडी को पढ़ते हैं। किसकी स्टडी को? विल्किंस और फ्रैंकलिन की स्टडी को पढ़ते हैं। उसके आधार पे एक अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करते हैं। ये बात है 1953 की, 1953 की, जब उन्होंने यानी कि वाटसन और क्रिक ने अपना एक मॉडल दिया था कि डीएनए का मॉडल इस तरह से होगा या फिर होता है। उसको कहते हैं डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल, यानी कि डीएनए की मतलब 2 चैन वाली श्रृंखला, इस तरह से डुअल हेलिक्स, इसको कहते हैं हेलिक्स। ठीक है, डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर उन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था और ये 3D मॉडल था एक। ठीक है, इस अध्ययन के आधार पर, कौन से अध्ययन के आधार पर? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता तो जो अध्ययन विल्किंस और फ्रैंकलिन ने किया था, इस अध्ययन के आधार पर 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, द्विसंरचनीय प्रस्तुत की। ठीक है, इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण? ये जो डीएनए का मॉडल दिया गया है, इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए 1962 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब आप सोचने वाली बात ही है, देखो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से स्टडी किसने की थी? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए? इनको मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए इन तीनों को, विल्किंस को भी मिला था और वाटसन और क्रिक को भी, तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार डीएनए, कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग? डुअल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का, इस मॉडल के अनुसार डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस शब्द को ध्यान से देखें आप, पॉली और न्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 का तो मतलब आप समझ रहे होंगे 2, है ना। पॉली का मतलब होता है भैया बहुत सारे, पॉली का क्या मतलब होता है? बहुत सारे। मोनो का मतलब होता है 1, डाई मतलब 2, पॉली का मतलब बहुत सारे। ठीक, तो पॉली का मतलब है बहुत सारे। न्यूक्लियोटाइड हमने कल समझा था, न्यूक्लियोटाइड बराबर इज इक्वल टू क्या था? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेसिस प्लस फॉस्फेट प्लस पेंटोस शुगर, है ना। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है ना। पॉली का मतलब है बहुत सारे। अब 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ये एक शब्द है पूरा, 2 चैन है, 2 श्रृंखला है, ध्यान से देखें, 1 और 1 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन, यानी कि 2 श्रृंखला ऐसी हैं जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हैं, उनसे मिलकर ये डीएनए बना होता है। देखो, इस मॉडल के अनुसार डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन का बना होता है। इस लाइन का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोनों चैन एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर होती है एक दूसरे के, है ना, दोनों बराबर होती हैं बिल्कुल। ये देखें आप, यहाँ से ये बराबर होगी और यहाँ से ये बराबर होगी। ये तो मैंने ऐसा ही आपको बना दिया, अभी आपको बताता हूँ। हम इसका जब वाटसन क्रिक का मॉडल अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से मैं बना के उसको समझाऊंगा। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का बना होता है। दोनों चैन एक दूसरे के समानांतर होती है। यहाँ पर चैन को हम श्रृंखला भी बोल सकते हैं हिंदी में, है ना, समझने के लिए। दोनों चैन एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा फॉस्फोडाई एस्टर बंध की। अब ये दोनों चैन जो होती हैं,
इन दोनों चैनों में हमने कल पढ़ा था फॉस्फोडाइएस्टर बंध के बारे में, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध जो इसमें होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस बंध की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है, एक दूसरे के विपरीत। मान लीजिए एक की दिशा ऊपर को है तो दूसरे की दिशा नीचे को होगी, एक की दिशा ऊपर को तो दूसरे की दिशा नीचे को होगी। देखो जैसे यदि एक चैन में बंध की दिशा 3 to 5 डायरेक्शन है ना, तो दूसरे चैन में डायरेक्शन क्या होगी 5 to 3। अब ये 3 to 5 और 5 to 3 की जरूरत हमें डीएनए एप्लीकेशन में अच्छे से पड़ेगी। तो ये डायरेक्शन है एक तरह की, 3 to 5 5 to 3 एक तरह की डायरेक्शन है। अब वहाँ पर डीएनए में उत्तर पूर्व पश्चिम ये दिशाएं तो है नहीं, है ना, ये डायरेक्शन नहीं है, तो वहाँ डायरेक्शन ये डायरेक्शन दी गई है। जब आप ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे भारत का मानचित्र बनता है, तो अक्षांश, तो यहाँ पर क्या इसकी डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे कि जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं उसका, तो वहाँ पर हम डिग्री और मिनट की बात करते हैं, है ना। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार अलग अलग पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट इस तरह से पढ़ते हैं। तो ऐसे इसकी डायरेक्शन भी होती है डीएनए एप्लीकेशन में। ये जो फॉर्क होता है इसका, यानी कि ये जो पूरा डीएनए का मॉडल है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है एक प्राइमर से, अब ये जो बाउंडेड है, सॉरी राउंडेड है, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है ना। इस मुड़े हुए स्ट्रक्चर को जब हम ऐसे करके खोलेंगे तो जब ये सीधा हो जाएगा इस तरह से, है ना, ऐसे करके ये सीधा हो जाएगा, ये मुड़ा हुआ होता है ऐसे करके, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो जब ये खुलने के बाद जब ये सीधा हो जाता है तो इस प्राइमर की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे होती है और यहाँ से ऐसे होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, ये डायरेक्शन होती है इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ी होती हैं। अब ये जो दोनों जो चैन है, ठीक है, ये दोनों जो चैन है नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़ी होती हैं, आपस में हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ी होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ी होती हैं। लेकिन पहली बात क्या होती है, ये देखिए ध्यान से देखना इस चीज को, ये एक चैन है, ये दूसरी चैन है, ये बीच में हाइड्रोजन बंध है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। यहाँ पर जैसे A होगा, इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर T होगा, एडेनिन और थाइमिन। फिर ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़े होते हैं, ठीक है। चैन नाइट्रोजन बेसिस से जुड़ी है, नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बंध की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात यह है कि एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से ही जुड़ेगा, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से ही जुड़ेगा, जैसे एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, दोनों एक प्यूरिन दूसरा पिरिमिडीन है, एडेनिन जो है प्यूरिन, है ना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से जुड़ा होता है। देखो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ी होती हैं। ये हाइड्रोजन बंध दोनों चेन्स में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य बनते हैं। देखो ये हाइड्रोजन बंध दोनों चेन्स में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य बनते हैं, दोनों के मध्य बनते हैं, ठीक है। एडेनिन व थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ठीक है। जैसे ये एडेनिन है और ये थाइमिन है, तो इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 1 और ये 2 हो गया, और ये 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा जो 2 बंध की सहायता से जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ेगा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या है, एक डीएनए अणु में प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। एक डीएनए अणु में प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के ही साथ जुड़ेगा, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है, ठीक है। ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है, ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है, ठीक है।
जिससे दोनों चेन्स के बीच की दूरी नियत रहती है। दोनों चेन जो हैं, दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी नियत रहती है। अब आज हमने ये सारा कवर किया, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये डीएनए के बारे में सारा डेटा था, ठीक है। आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। इन चीज़ों को, ये बेस है इस तरह से, ठीक है, इसका बेस है। इस बेस को आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डीएनए का वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया मॉडल, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल। तब तक के लिए थैंक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, ठीक है।